तो पिछले लेक्चर तक आप लोगों ने सरफेस टेंशन था उसको कंप्लीट कर लिया था, और उसके बाद में आपने एक्सेस प्रेशर जो था वो निकालना सीख लिया था कि एक ड्रॉप है तो कैसे प्रेशर निकलेगा, और अगर मेरे पास में एक बबल है तो कैसे प्रेशर आपको उसका एक्सेस प्रेशर जो है कैलकुलेट करते हैं। और जो एक्सेस प्रेशर होता है उसकी भी आपने सीखा होगा कि वो हमेशा जो कॉनकेव साइड होती है उस तरफ में वो हमेशा डेवलप रहता है, यानी कि आपने कोई सरफेस लिया हुआ है और आप इस पर्टिकुलर पोजिशन पर प्रेशर कैलकुलेट करना चाह रहे हैं एक्सेस, यानी कि ड्रॉप के अंदर में या फिर जो हमारा बबल होगा, तो ये हमेशा इस डायरेक्शन में लगेगा, यानी कॉनकेव साइड के ऊपर में वो एक्सेस प्रेशर लगता है। और उसमें भी मैंने आप लोग को बताया था कि जो ड्रॉप होती है जिसके अंदर में केवल एक लेयर होती है, इंटरफेस होता है, यानी कि यहाँ पर वाटर का या फ्लूइड का, और बाहर एयर का जो इंटरफेस होता है, तो इसका जो आपने एक्सेस प्रेशर निकाला था वो दिया था आपने 2T/R, और R हमारे पास में क्या होता है, जो ड्रॉप बनी है उसका कितना रेडियस ऑफ कर्वेचर है। दूसरा आपने सीखा था कि कोई भी बबल है तो बबल के अंदर में दो लेयर्स डेवलप होती हैं, तो दो लेयर होने से वहां पर क्या हो गई है, दो बार इंटरफेस हो रहा है एयर और इस पर्टिकुलर लिक्विड के बीच में। तो वहां पर आप लोग निकालेंगे एक्सेस प्रेशर का, तो फॉर्मूला दिया था मैंने आपको 4T/R। ये फॉर्मूलाज आप लोगों ने देखे थे। साथ ही हमने कैपिलरी ट्यूब को लेकर भी बात करी थी, और कैपिलरी ट्यूब में ज्यादातर आपसे क्वेश्चन जो पूछता है उसकी हाइट पर पूछता है कि कितना पानी है वो उसके अंदर में राइज कर जाएगा। अगर मैं रिकैप्चुलेट करवाना चाहूँ आप लोगों को, तो ये पानी था, आप लोगों से ये पूछा गया कि कितना हाइट ऊपर की तरफ में चला जाता है। तो उसका याद करने का तरीका बताया था मैंने आपको, 2T/रो जी। रो किसका, जो फ्लूइड आप लोगों ने लिया है, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और आर हमारे पास में जो यहाँ पर ट्यूब के ऊपर में रेडियस ऑफ कर्वेचर बनता है उसका ये रेडियस गिवन होता है। और अगर आप लोग इस कैपिलरी ट्यूब के रेडियस के अकॉर्डिंग इसको रिप्रेजेंट करना चाहें तो आपके लिए टर्म बनती है 2T/रो जी, और स्मॉल आर आ गया और यहाँ पर आपके पास में cos थीटा आ गया। तो इन्हीं चीजों को हम कंटिन्यू करेंगे, और आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म विस्कोसिटी के बारे में बात करेंगे। देखो, विस्कोसिटी की अगर बात करें तो जो आपने फ्रिक्शन पढ़ा था कुछ उसी तरह का है जो काइनेमेटिक्स आपने पढ़ी थी। तो इसको मैं यहां पर आप लोग लिखेंगे कि विस्कोसिटी बेसिकली होती क्या है, इट इज फ्रिक्शन बिटवीन लिक्विड लेयर्स। एक एक वर्ड यहां पर मैं जो लिखवा रहा हूं उसके बारे में हम एक एक वर्ड को लेकर डिस्कस करेंगे। तो ये कह रहा है कि एक फ्रिक्शन होता है किसके बीच में, जो लिक्विड की लेयर्स होती हैं उनके बीच में। तो इसको समझाने के लिए मैं एक छोटा सा यहां पर रिप्रेजेंटेशन करना चाहूंगा। ये मान लेते हैं कि कोई भी वाटर की लेयर्स बनी हुई है मेरे पास में, ये वाटर की लेयर्स बनी हुई है कुछ इस तरह से, ये वाटर की लेयर बनी हुई है यहाँ पर। ठीक है भाई। अब यहाँ पर आप लोग देखें कि जो हमारे पास में लिक्विड है, मैं सभी को बराबर कर देता हूँ ताकि आप लोग को कंफ्यूजन ना हो कि कौन सी लेयर ज्यादा चल रही है कौन सी कम चल रही है। अभी इतना समझो आप लोग कि आपके सामने लेयर्स गिवन है, तो ये लेयर के ऊपर में ये मान लेते हैं कि रिवर का बेड है, यानी कि जो रिवर का निचला हिस्सा होता है उसकी बात कर रहा हूं मैं, और ये उसके टॉप लेयर की बात कर रहा हूं मैं। ओके। अगर मान लेता हूं मैं इसके ऊपर कि अपना जो हाथ है ये पानी भरा हुआ है, अपने हाथ को इसकी लेयर के साथ साथ में मैं बहुत तेजी के साथ में लेकर आऊं, यानी कि मैंने अपने हाथ को एक v वेलोसिटी प्रोवाइड कर दी है, तो ये जो पानी के साथ साथ में मेरा हाथ गया है जो अपर लेयर को टच करता हुआ जाएगा, तो उस अपर लेयर की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। अगर मैं इस पर्टिकुलर केस में यहां पर एक सिनेरियो क्रिएट करना चाहूं इस पर्टिकुलर जगह पर, तो आप देखेंगे कि जो ऊपर वाली लेयर है इसकी वेलोसिटी तो कितनी हो गई है, ये वेलोसिटी v हो गई है। लेकिन जैसे जैसे आप नीचे आएंगे तो जो लेयर्स हैं उनके बीच में एक फ्रिक्शन डेवलप हो जाता है। आपको फ्रिक्शन के बारे में बताया था, इट ऑलवेज अपोज द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, और इसी चीज को यहां पर हम एडवांटेज लेते हैं। तो ये v वेलोसिटी थी, तो आप यहां पर देखेंगे इस नीचे वाले की वेलोसिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी। ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूं, तो जो इसका मैग्नीट्यूड है यानी कि जितनी लेंथ है उससे ही हम डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि कितना इसका वैल्यू हो गया होगा, यानी कि वैल्यू कम होती आ रही है। जैसे यहां पर आएंगे तो थोड़ा और कम हो जाएगा, इस जगह पर पहुंचेंगे थोड़ा और कम हो गया, इस जगह पर पहुंचेंगे बहुत कम हो गया। और जो यहाँ पर रिवर बेड के साथ में है, यानी कि जो इसके रिवर के निचले वाला हिस्सा जो है वो जुड़ा हुआ है, उसको पकड़ के रखे हुए, जब मैं ऊपर से हाथ उससे गुजार रहा था तो उसने वी वेलोसिटी ले ली, लेकिन जो निचला हिस्सा है वो तो उसके साथ में रुका हुआ है ना, तो रुका हुआ है तो वहां पर कोई मोमेंट नहीं होगी, यानी कि कंफर्म है कि नीचे वाला जो हिस्सा है उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई है, वो मेरे पास में जीरो हो गई है। अगर मैं इसको नीचे से ऊपर की तरफ में मूवमेंट करूं तो वी वेलोसिटी जीरो से लेकर वी तक ये मूव कर रहा है, और वी वेलोसिटी जो हमने ऊपर वाला दिया हुआ था, और ये कितनी हाइट तक हमने कंसिडरेशन में लिया, ये इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोग के लिए। ये मान लेते हैं कि हमने वाई हाइट तक इसको कंसिडर किया है। तो अब जो पूछा जाता है इसके अंदर में कि यहां पर जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना डेवलप होगा, बेसिकली आप लोगों ने पढ़ा कि विस्कोसिटी जो होती है वो एक फ्रिक्शन होती है लिक्विड की लेयर के बीच में। अब आपको फ्रिक्शन फोर्स पता तो होना चाहिए, जो आपने काइनेमेटिक्स के अंदर फ्रिक्शन पढ़ा था एनएलएम के बाद में, तो वहां पर आपने सीखा था कि फ्रिक्शन का मेन मोटिव होता क्या है,
ये दो चीजों को हमेशा साथ साथ रखने की कोशिश करता है। तो वो साथ साथ रखने की कोशिश यानी कि उनके रिलेटिव मोशन को अपोज करने की कोशिश कर रहा है, तो उनको साथ रखने के लिए कितना फोर्स वो लगाएगा। तो यहां पर दिया गया कि जो फोर्स डेवलप होगा, ध्यान से सुनना इस पॉइंट को, यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके कंसेप्चुअल टाइप के। तो ये कहता है कि ये डिपेंड करता है कि मेरा हाथ कितने लिक्विड एरिया पर गया है। अगर मैं इसको थोड़ा सा 3D में दिखाने की कोशिश करूं, तो 3D में कुछ ऐसा दिख रहा होगा आपको, ये ऊपर वाली लेयर, और इसके ऊपर से मैं हाथ गुजार रहा हूं। तो ये एरिया अगर मैं इसका ए कंसीडर कर लेता हूं, तो ये जो फोर्स है ये डायरेक्टली किस पे डिपेंड करती है, जो पूरी कैलकुलेशन करी गई, तो बोला कि यहां पर ये एरिया के ऊपर में डिपेंड करती है। जो आपने एरिया अपना ऊपर वाला लिया है, जहां यानी कि जिस पर्टिकुलर एरिया को आपने अपर लेयर को एक वी वेलोसिटी प्रोवाइड करी है, उस एरिया के ऊपर में ये डिपेंड करती है। दूसरा जो डिपेंड करता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बाई वाई। देखो, जो वेलोसिटी मेरे पास में आई है, ऊपर v वेलोसिटी है और नीचे हमारे पास में जीरो वेलोसिटी है। अब एक छोटा सा आप अजम्पशन लो कि मैं जो पहले वेलोसिटी मान लेते हैं कि यहां पर प्रोवाइड करी मैंने 5 मीटर पर सेकेंड, इतनी तेजी से अपने हाथ को मैंने उसके ऊपर से गुजारा। ये हाथ को ऊपर से गुजारने का मतलब है कि मैं आप लोग को ये सिग्निफाई करना चाह रहा हूं कि जो अपर लेयर है उसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है। वो किसी भी तरीके से आ सकती है, उसके फ्लो के कारण भी आ सकती है। ये तो आप थोड़ा सा विजुलाइज कर पाए, इसलिए मैंने आपको ये एग्जांपल लिया कि मैं हाथ से उसकी तरफ में लिक्विड को फ्लो करवा रहा हूं। तो 5 मीटर पर सेकंड मैंने लिया, तो ये धीरे धीरे क्या होती आएगी, वेलोसिटी जो डिक्रीज होती आएगी। कैसे आएगी वो, वाई जैसे जैसे मैं नीचे की तरफ में बढ़ूंगा तो वेलोसिटी उसकी डिक्रीज होती आएगी। लेकिन मैं वी जीरो से ऊपर की तरफ में बढ़ूंगा तो वेलोसिटी मेरी क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। तो ये रेट ऑफ चेंज हो रहा है, यानी कि जो वेलोसिटी है मेरी, उसका कितना रेट है, यानी कि किस रेट से चेंज हो रही है, किसके रिस्पेक्ट में, जो y आप लोगों ने लिया है उसके रिस्पेक्ट में। मान ले तो मैं यहां पर कंसीडर करूं, किसी एक इंटरमीडिएट पोजीशन को हम उठा लें और इस पोजीशन पर देखें तो 5 4 3 2, ये मेरे पास में 2 मीटर पर सेकंड इसकी वेलोसिटी है। तो 2 मीटर पर सेकंड है, तो इतने एरिया तक इसकी वेलोसिटी क्या हो गई है, जीरो से 2 चेंज हो गई है। यानी कि जो आप रेट ऑफ चेंज इस पर्टिकुलर वेलोसिटी का देंगे, कितनी हाइट पर, ये हाइट जो आपने कंसीडर करी हुई है इतनी हाइट के ऊपर में, तो यहां जो चेंज आया उसकी वेलोसिटी का वो 2 आया है। ठीक है, तो ये हाइट के साथ में आपकी वेलोसिटी कितनी चेंज होती जा रही है, उसी को ऊपर में ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, या फिर कहें कि जो यहां पर जो फोर्स डेवलप हुआ है उन लिक्विड लेयर्स के बीच में, वो डिपेंड करती है। और ये हमारे पास में नीचे वाली जो लेयर है उसका आप समझ ही गए होंगे कि वो तो हमेशा कितने पर रहेगी, जीरो पे रहेगी, क्योंकि वो लेयर उसके साथ में चिपकी रहेगी। एडेसिव फोर्सेस आप बेसिकली मान सकते हैं कि वो उसको जाने नहीं देगा, पकड़ के रखेगा जो लोवेस्ट लेयर है। तो ये जो फाइनल रिजल्ट यहां से निकल कर आता है हमारे पास में कि फोर्स अगर आप लोग को निकालनी पड़ जाए तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेरे पास में एरिया पर होती है। और दूसरा ये जो लिखेंगे आप, वेलोसिटी डिवाइडेड बाई जो y के रिस्पेक्ट में, ये पॉइंट नोट कर लेना भाई, क्योंकि ज्यादातर कंफ्यूजन यहीं पर आती है इस y को लेकर। तो ये y जो है आप किसी भी इंटरमीडिएट पोजीशन पर ले सकते हैं। मैं मान ले तो यहां पर मैं कंसीडर करना चाहूं, यहां पर इस इन दोनों लेयर्स के बीच में बात करना चाहूं, यहां से यहां तक के फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की बात करूं कि कितना वहां पर फ्रिक्शन डेवलप हो रहा है, तो वो आप ये कैलकुलेशन इस तरह से अपने डिजाइन कर सकते हैं एज पर जो y चेंज हो रहा है। तो यहां पर प्रोपोर्शनलिटी का मैथमेटिक्स में कोई साइन नहीं होता, तो हमें इसको हटाकर क्या करना पड़ेगा, इक्वल टू का निशान लगाना पड़ेगा। तो इसके लिए कोफिशिएंट आएगा, मैं उसको बाद में लिखूंगा, पहले मैं जो जर्नल टर्म हमारे पास में है उनको लिख देता हूं, dv बाई dy। ठीक है, अब जो यहां से कांस्टेंट हटेगा तो उस कांस्टेंट को हटाने के बाद में एक टर्म आती है जिसको आप बोलते हैं ईटा, और इसके साथ में एक साइन भी लगेगा, और वो साइन होगा नेगेटिव का, क्योंकि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी वो क्या करेगी, जो रिलेटिव मोशन है उसका अपोज करेगी, दो चीजों को अपने साथ में रखने की कोशिश करेगी। तो ये नेगेटिव साइन का मतलब है कि आपकी जो वेलोसिटी है, जो फ्लूइड आप लोगों ने लिया है, जो लेयर आप लोगों ने कंसीडर करी है, उसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, तो इस पे फोर्स जो लगेगा वो इसकी बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर में लगेगा। तो नेगेटिव साइन यहां पर ये सिग्निफाई करता है। तो आप लोग यहां पर लिख लेंगे कि नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कि वो अपोज करेगा। ईटा जो है वो यहां पर एक कोफिशिएंट कहलाएगा, ईटा बोलते हैं इसको, दिस इज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। हम इनके ऊपर में न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे, जो आगे टॉपिक आने वाला है हमारा टर्मिनल वेलोसिटी वगैरह के ऊपर में, स्टोक लॉ वगैरह के ऊपर में आएगा, तो हम न्यूमेरिकल भी उसके ऊपर में देखेंगे। तो ये जो हमारे पास में ईटा है, ये बेसिकली डिपेंड किस पे कर रहा है, तो ये डिपेंड करता है कि आपने किस तरह के मटेरियल्स यहाँ पर लिए हैं, या फिर किस तरह का फ्लूइड आप लोगों ने लिया हुआ है। तो ये इन लेयर्स के बीच में जो फ्रिक्शन डेवलप हो रहा है उसका एक कोफिशिएंट होता है जिसको आप ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड दिस इज नोन एज
कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब इस कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे गए हैं और उनके बीच में रिलेशंस भी पूछी गई है। तो दो तीन पॉइंट इसके ऊपर में आप लोग नोट कर लेंगे कि इसकी सबसे पहले तो एसआई यूनिट आप लोगों को ध्यान में रहनी चाहिए कि एसआई यूनिट होती क्या है। तो एसआई यूनिट ईटा की जो होती है, बस इसी के ऊपर में क्वेश्चन आता है, यानी कि ये एसआई यूनिट होगी, फिर जो इसकी सीजीएस यूनिट होगी। सीजीएस यूनिट सबसे ज्यादा इसके अंदर में इंपॉर्टेंट है। ये होती है हमारे पास में मीटर पर सेकंड। आप डायमेंशन फॉर्मूला इसका कैलकुलेट कर लेना भाई, क्योंकि आप लोगों को मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला भी आप लोगों को ध्यान में रहना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि यूनिट एंड डायमेंशन के ऊपर में भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वहां पर इसके डायमेंशन को लेकर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है ये। थ्रू आउट द जो फ्लूइड बात करें या फिजिक्स के अंदर में जो टर्म है, वो ईटा बहुत इंपॉर्टेंट अपना एक रखता है, इंपॉर्टेंस रखता है। और इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका हमारे पास में होता है पॉइजली, POISULLIE, पॉइजली। ये किसके अंदर में रिप्रेजेंट किया मैंने? एसआई सिस्टम के अंदर में मैंने बात करी। तो एसआई सिस्टम में क्या होती है? पॉइजली होती है। लेकिन मैं अब अगर सीजीएस सिस्टम की बात करूं, तो सीजीएस सिस्टम में ये यूनिट जो चेंज होकर हो जाती है, ईटा की जो यूनिट होगी, यूनिट की बात कर रहा हूं भाई मैं, ये यूनिट की बात कर रहे हैं। ये कौन से वाले की बात करूंगा मैं? सीजीएस सिस्टम के अंदर में बात करूं तो ये किलोग्राम किस में बन जाएगा? ये बन जाएगा हमारे पास में ग्राम में। और जो नीचे है ये क्या बन जाएगा? सेंटीमीटर। और सेकंड तो सीजीएस हो या फिर हमारे पास में एसआई सिस्टम हो, दोनों के अंदर में सेम होती है। और जो यहां पर यूनिट होगी इसकी, यानी इस पूरे कॉम्बिनेशन को मैं लिख सकता हूं पॉइज। ये लोग आप लोग ध्यान रखेंगे कि सीजीएस सिस्टम के अंदर में पॉइज होती है और एसआई सिस्टम के अंदर में इसको पॉइजली बोला जाता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर में से। और यहां पर इनके बीच में रिलेशन भी पूछा जाता है कि वन पॉइजली कितने के बराबर में होता है। तो वन पॉइजली जो होता है वो होता है 10 पॉइज के बराबर। और दोनों का आप लोगों को पता भी होना चाहिए कि पॉइज क्या है। पॉइज आप लोग समझ गए होंगे कि ये एसआई सिस्टम की यूनिट है, और ये जो पॉइजली जो है एसआई सिस्टम की है, और पॉइज जो है वो हमारे पास में सीजीएस सिस्टम की यूनिट को आप कंसीडर करते हैं। दोनों के बीच में रिलेशन आप लोग समझ चुके होंगे। कई बार एग्जामिनर क्या करता है, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को घुमाएगा और पूछ लेगा कि वन पॉइज इज इक्वल टू, तो यहां से आप लोग इजीली निकाल लेंगे वन पॉइज इक्वल टू 1/10 पॉइजली। बस ये इक्वेशन आप लोग को ध्यान में रहनी चाहिए कि कैसे मेन ये है हमारे पास में। ये तो सिर्फ इसका इंटरचेंज रूप मैंने आप लोगों को यहां पर करवा दिया है। तो ये हमारे पास में जो पॉइजली इक्वेशन ना, पॉइजली वगैरह के बारे में और पॉइज, इन दोनों चीज़ों के बारे में आप लोग जान गए होंगे। अब एक अच्छा न्यूमेरिकल करते हैं। वैसे तो बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आप अपनी एनसीईआरटी की बुक में या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के थ्रू आप इसको देख सकते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन यहाँ पर करवा रहा हूँ थोड़ा सा डिफरेंट होगा, और आपकी सोच जो है वो डेवलप करेगा इस पर्टिकुलर इक्वेशन को लेके, जो हमने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन या फिर कहें कि विस्कोसिटी जो फोर्स है, विस्कस फोर्स है, उसको निकालने के लिए यूज करी है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह का है कि मेरे पास में दो सिलेंडर हैं। एक सिलेंडर ये है मेरे पास कुछ इस तरह का, थोड़ा सा इसके अंदर में आप लोग देख लेंगे भाई, शेप ड्राइंग ऐसी बन रही होगी। और दूसरा जो सिलेंडर है इसके अंदर में रख दिया गया ये, यहां से, और इसके अंदर में रख दिया ये, दो सिलेंडर हमने रख दिए। और जो बाहर का एरिया है यहाँ पर हमने फ्लूइड भर रखा है। ये जो बाहर का एरिया है इसके अंदर में क्या भरा हुआ है? फ्लूइड भरा हुआ है। दो सिलेंडर मेरे पास में, एक इनर सिलेंडर और एक आउटर सिलेंडर है, और ये पूरा इसके अंदर में क्या भरा हुआ? पानी भरा हुआ है भाई। ओके, अब ध्यान से सुनना जो बता रहा हूँ इस क्वेश्चन के अंदर में, नोट डाउन करते चले कि ये जो सिलेंडर था, अगर मैं इसको एक्सिस मान लूँ इसका, और इस एक्सिस के अलोंग इसको मैं रोटेट कर रहा हूँ विद वेलोसिटी ओमेगा, यानी कि ऐसा है मेरे पास में सिलेंडर, उसको मैं घुमा रहा हूँ, ऐसे घुमा रहा हूँ, और उसकी वेलोसिटी मैंने एंगुलर वेलोसिटी कितनी प्रोवाइड कर दी है? एंगुलर वेलोसिटी यहाँ पर हमने उसको ओमेगा प्रोवाइड कर दी, यानी कि ओमेगा वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है। ठीक है भाई। अब यहाँ पर आप लोगों से ये पूछा गया है कि अगर ये रेडियस जो है यहाँ पर इन जो छोटा वाला सर्कल है, सिलेंडर है, इसका रेडियस अगर मेरे पास में R1 है, और इस पूरे की लेंथ जो आप लोगों को दी गई है, यानी कि दोनों बराबर ही लेंथ के हैं, जिसकी लेंथ आप लोग को A प्रोवाइड है, इसकी भी लेंथ आपको A प्रोवाइड, सॉरी L प्रोवाइड करी गई है। और ये R2 रेडियस जो बड़े वाला सर्किल है मेरे पास में, सिलेंडर है, उसका जो रेडियस आप लोग को दिया गया है वो R2 दिया गया है। अब जो एग्जामिनर यहां से पूछ रहा है वो आप लोगों से ये पूछना चाह रहा है कि बताओ कि कितना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा या फिर कितना विस्कस फोर्स होगा। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बोल लो या फिर विस्कस फोर्स बोल लो इन लिक्विड्स के बीच में। और अगर थोड़ा सा और उसको बढ़ाना हुआ तो वो पूछ लेगा कितना यहाँ पर टॉर्क डेवलप हुआ। तो दोनों चीजों के ऊपर में हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अच्छे से इस क्वेश्चन को सुनना, पेन ड्रॉप कर दीजिए, और जो चीजें हमने पढ़ी है उन्हीं का हम यूटिलाइज करेंगे। अगर आपने ये कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ा था जो मैंने यहाँ पर आपको समझाया कि कैसे आप ये वेलोसिटी जो है वो
कैलकुलेट करते हैं, कैसे वो डिस्टेंस आप लोग कैलकुलेट करते हैं, साथ ही ये जो ईटा है वो क्या है यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा। तो एक एक करके सारी चीजें हम देख लेते हैं कि अगर, क्योंकि ये पर्टिकुलर लिक्विड है तो इसका ईटा जो है हमारे पास में स्पेसिफाई होगा, वो आपको एग्जामिनर ने गिवन होगा। अब आपने फ्रीक्वेंसी जो फ्रिक्शन था उसको पढ़ा हुआ है, इट इज गिवन बाय माइनस ऑफ ईटा इनटू में ए डिवाइडेड बाय डीवी बाय dy, ये रिलेशन तो आप लोगों ने सीख रखा है। अब इसके अंदर में ईटा हमारे पास में कांस्टेंट हो गया, मेन मोटिव है हमारे पास में इस ए को निकालना, दूसरा मोटिव है कि कितनी वेलोसिटी उसकी चेंज हुई है, और तीसरा मोटिव है कि कितनी वाई मेरे पास में चेंज हुई है। अब सुनना अच्छे से इस चीज को, मैंने आपको इस केस के अंदर में बताया था कि जिस लेयर पर मेरा हाथ जा रहा है उस लेयर ने कितनी वेलोसिटी अचीव कर ली है। तो आप सभी का आंसर था कि उसने v वेलोसिटी अचीव कर ली है, अगर मैं v वेलोसिटी से अपने हाथ को उसकी तरफ में मूव करके लेके जा रहा हूं। अच्छा जी, अब आप आगे बढ़े इसके अंदर में, तो यहां पर आप लोग देखो, जो इस केस के अंदर में मैं किसको मूव कर रहा हूं, मैंने इस इनर सर्कल को, इनर सिलेंडर है उसको मैंने मूव करवाया है, तो इनर सिलेंडर है तो उसकी ओमेगा मैंने प्रोवाइड करी है, लेकिन मुझे क्या चाहिए, v चाहिए। तो आपने जो सर्कुलर मोशन पढ़ा था तो एक रिलेशन भी वहां से सीखा था कि जो हमारे पास में v और ओमेगा के बीच में रिलेशन होता है, v दैट विल बी इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इनटू में r होती है, ये रिलेशन आपको पता होगा। अगर मैं इस पॉइंट को a मान लेता हूं जो ये वाला है, और इस पॉइंट को b मान लेता हूं जो कि बाहर वाले सर्किल के ऊपर में, तो ऐसे लेयर उसके ऊपर में चिपटी हुई है, जो मेरे पास सिलेंडर अंदर वाला है तो हर तरफ में उसके लेयर है, हर तरफ में लेयर है, तो जैसे जैसे मूव कर रहा है तो उसका अपोज भी कर रहा होगा। ये समझ रहे हैं ना कि ये मेरे पास में लेयर है तो एक लेयर इसके साथ में चिपकी होगी, तो वो जो चिपक रखी है उसने क्या किया, जिस एंगुलर वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है उस एंगुलर वेलोसिटी को उसने अचीव कर लिया, लेकिन मुझे कौन सी वेलोसिटी की रिक्वायरमेंट है, मुझे लीनियर वेलोसिटी की रिक्वायरमेंट है। तो ये रिलेशन हमें अच्छे से पता है इसके बारे में, ओमेगा स्क्वायर इनटू में आर होता है। तो ए पॉइंट की वेलोसिटी कितनी हो गई है, तो ए पॉइंट की वेलोसिटी हमारे पास में है ओमेगा स्क्वायर इनटू में आर कौन सा लिया जाए, जो छोटे वाला आर था, यानी कि ये वाला सर्किल है, जो सिलेंडर लिया गया है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है कितनी दूरी पे, तो ये हमारे पास में आ गया R1। ठीक है, दूसरे की बात करें आप, VB की बात करें तो VB क्या है, बिल्कुल उसके दूसरे सरफेस के ऊपर में टच है, जो बाहर वाला सर्किल था, सिलेंडर था, उसके साथ में टच है, तो वो अपने आप में क्या रहेगा, बिल्कुल एक स्टैटिक पोजीशन पर रहेगा, यानी कि जैसा रिवर बेड की बात करी थी, तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई है, 0 हो गई, यानी कि बी पॉइंट की वेलोसिटी हमारे पास में 0 हो गई है। तो टोटल जो चेंज आया हमारे पास वेलोसिटीज का कितना आएगा, VA माइनस में VB दैट विल बी इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इनटू में R1। तो ये आपके पास में आ गई चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि इसके लिए आप कंफर्म हो गए। अब y की बात कर लेते हैं, तो y आपने कैसे देखा था कि जहां से लेयर से मैं चला और वहां से मैं आउटर सर्कल तक जब जा रहा हूं मैं, तो कितना मेरे पास में रेडियस आ रहा है, यानी कि कितनी लेंथ आ रही है। तो आप यहां अगर सेंटर मान रहे हैं, इस टोटल को सेंटर मान रहे हैं, तो बाहर का पूरा ये रेडियस कितना R2 और ये कितना R1, तो R2 माइनस R1 उसकी क्या हो गई है, y चेंज हो गई, यानी कि चेंज इन y हुआ है। कहां से चला है वो, इसके इनर सर्कल से, सिलेंडर से आउटर सर्कल पे जा रहा है, तो R2 माइनस में R1 आ गया, यानी आप कंफर्म हो गए कि y आपके पास में जो dy आया है वो कितना आ गया है, दैट इज इक्वल टू R2 माइनस में R1, यानी कि दूसरी चीज के लिए भी आप हो गए कंफर्म। ये भी हो गया, ये भी हो गया, इसीलिए कहा था कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा पेशेंसली इस क्वेश्चन को सुनेंगे तो सारे जो कॉन्सेप्ट है वो आपके क्लियर होते आ जाएंगे। अब बात आई एरिया की, तो एरिया किसका लिया जाता है, जो एरिया इस केस में आपने देखा, जो ऊपर वाली लेयर थी, जो टच थी मेरे पास में, यानी कि जिसमें मैंने अपना हाथ घुमाया था, उस एरिया की बात कर रहा था मैं, जिसको वो वेलोसिटी मैंने प्रोवाइड करी थी। तो यहां पर आप कौन सी लेयर को वेलोसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, कौन से सरफेस को वेलोसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये जो इनर सर्किल है उसको आप वेलोसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, और उसके साथ में जो लेयर टच है वो उसी के अकॉर्डिंग मूव करती जा रही है, यानी कि उतनी वेलोसिटी उसने अचीव कर ली है। तो किसका लिया जाए, सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया जो आपका इनर सिलेंडर है उसका सरफेस एरिया यहां पर आपको कंसीडर करना होता है, क्योंकि अपने आप में सिलेंडर है तो सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या होता है, दैट इज इक्वल टू 2 पाई आर एच होता है। तो यहां देखो 2 पाई मेरे पास में आ गया, ये एज इट इज, यानी एरिया की बात कर रहा हूं, 2 पाई हो गया कांस्टेंट। आर कौन सा लिया जाए, जो इनर सर्कल आपने लिया है उसका आर आ गया, तो ये R1 हो गया। और एच कौन सा लिया जाएगा, जो एच इस पूरे की लेंथ, यानी कितना, देखो लेयर तो हर पॉइंट पर अटैच है ना उसके साथ में, तो टोटल उसकी हाइट कितनी है जहां तक वो टच है, तो ये आप लोगों ने लिख दिया इसका L हाइट तक, ये इसके जो है वो रुका हुआ है, यानी कि इतनी लेंथ का वो सिलेंडर आप लोगों ने कंसीडर किया है। अब क्या है, बस सिंपल है, इन वैल्यूज को पुट कर लीजिए। तो जैसे ही आप पुट करेंगे F दैट विल बी इक्वल टू माइनस ईटा, हमारे पास में कांस्टेंट है, ये हमने लिख दिया। ए की वैल्यू कितनी आई है, 2 पाई R1
2 पाई r1 इंटू में l, और जो दूसरा यहाँ पर टर्म थी हमारे पास कितना वेलोसिटी का कितना चेंज आया, ओमेगा स्क्वायर बाई r1 आया, तो ये भी लिख देंगे आप लोग, ओमेगा स्क्वायर ये एंगुलर वेलोसिटी है इंटू में r1 डिवाइडेड बाई कितना चेंज आया लेंथ का, तो लेंथ का चेंज आप लोग देख पा रहे हैं वो टोटल r2 माइनस r1 है, यानी कि यहां से आप चले इस लेयर से और इतनी दूरी तक आप लोगों ने मूवमेंट किया है। देखो फिर से दिखा रहा हूं मैं आप लोगों को, ये जो एरिया आप लोगों ने लेंथ जो चली है वो इतना ही तो चेंज आया उसकी लेंथ के अंदर में। इस इनर सर्किल से सिलेंडर से आउटर सर्किल के ऊपर में अगर मैं एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालूंगा तो वो r2 माइनस r1 आएगी, तो ये r2 माइनस r1 आ गया, तो इसके नीचे क्या लिखेंगे, r2 माइनस में r1, यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखो कितना सिंपल है, अगर आपने बहुत अच्छे से कंसेप्ट के ऊपर में कमांड बना रखी है। इसीलिए आपको जो भी टॉपिक पढ़ाया जाता है तो पहले आप लोगों को उसके जो बेसिक चीजें हैं उसकी कमांड दी जाती है कि कैसे आप लोगों को क्वेश्चंस अप्रोच करने की सोच आप लोगों को डेवलप करनी है। और ये क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है ये, आप इसको एक बार दोबारा अपने हाथों से ट्राई कीजिएगा। और ये टॉर्क जो है, अब फोर्स थी मेरे पास में, टॉर्क आप लोगों को सभी को पता है कि जो फोर्स होती है वहां से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है उसको आप लोग ले लेंगे, तो आर यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये फोर्स मेरे पास में ये आ चुकी है, और टॉर्क निकालना है तो r1 से आप उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होती है ये वाला मेरे पास में आ जाएगा r1, तो वो क्या निकाल के दे देगा, उसकी टॉर्क दे देगा इन लेयर्स के बीच में जो लग रहा है, तो टॉर्क डायरेक्टली भी आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये टॉर्क निकल कर आ जाएगी। तो ये था हमारा जो विस्कोसिटी का बेसिक जो प्रिंसिपल होता है, कैसे आप लोग उसे फेमिलियर हो उसके बारे में हमने डिस्कस किया। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ की बात करते हैं और उसकी एक एप्लीकेशन है, उसके ऊपर में ज्यादा क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। इस लॉ का आप लोग हेडिंग डालेंगे स्टोक लॉ। ये स्टोक लॉ होता क्या है, तो स्टोक लॉ पढ़ें तो उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज से फेमिलियर करना चाहूंगा। आपने जब मैं आपको रेन वगैरह के क्वेश्चन करवा रहा था काइनेमेटिक्स के अंदर में, जो रिलेटिव मोशन वगैरह के अंदर में, तो उसमें मैंने आप लोगों से बात करी थी कि जो रेन ड्रॉप्स होती हैं वो ऊपर से नीचे की तरफ में आती हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर केस पे जाके वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी जो है वो अचीव कर लेती हैं, कांस्टेंट वेलोसिटी उनके पास में आ जाती है। हर एक पॉइंट की जो ये हर एक ड्रॉप है उसकी अपनी अलग वेलोसिटी रहेगी, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम पर हम ये मान लेते हैं कि उस पूरे ने एक कांस्टेंट वेलोसिटी जो वो अचीव कर ली है बिकॉज ऑफ द ड्रैग इन द एटमोस्फेयर। एटमोस्फेयर में जो ड्रैग है यानी कि उसको ड्रैगिंग फोर्स लग रही है जो पीछे की तरफ में खींच रही है उसको, तो वहां से ऊपर से अगर बहुत तेजी के साथ में चलिए तो धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी जो है वो एक कांस्टेंट रूप है वो धारण कर लेगी। यानी कि आप ये कहते थे उसके अंदर में कि वेलोसिटी तो हमारी इंक्रीज होगी उस केस के अंदर में, वेलोसिटी इंक्रीज तो हो रही है लेकिन उसका इंक्रीज होने का रेट जो है वो हमारे पास में कम हो गया। मान लेते हैं कि पहले जो वेलोसिटी थी उसकी 0 थी, फिर उसकी वेलोसिटी जो है वो बढ़ी, मान लेते 5 हो गई है, फिर उसकी जो वेलोसिटी है होनी क्या चाहिए थी अगले स्टेज के ऊपर में 10 चली जाए, लेकिन ये 10 नहीं गई है, ये मान लेते हैं कि ये गई है 8 हो गई है, यानी कि इसके अंदर में चेंज कितना आया, यहां पर चेंज आ गया उसका 3 का आ गया, यहां पर चेंज उसका 5 का आया, फिर थोड़ी नीचे जाएगी ये, तो यहां पर आप लोग माने 8 और ये 10 मान लो, तो चेंज आया हमारे पास में 2। फिर थोड़ी देर के बाद में आप देखेंगे कि ये एक पर्टिकुलर वैल्यू 12 12 मान लेते हैं ऐसे कर गया अचीव, तो इनका रेट जो होने का चेंज है वो मेरे पास में कम होता जा रहा है, यहां पर 2 हुआ, यहां पर भी 2 हुआ, तो ये जो रेट है उसका क्या हो गया, चेंज हो गया, या फिर कहेंगे कांस्टेंट रेट से वो चेंज कर रही है, ये 0 0 अपने आप को एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के ऊपर में अटेन करवा पा रही है, तो आप ये बोलते थे कि इसने क्या अचीव कर लिया, एक टर्मिनल वेलोसिटी जो है वो अचीव कर ली है, टर्मिनल वेलोसिटी अचीव कर ली है। और ये किसके कारण होता था, ये उस केस के अंदर में एयर ड्रैग के कारण में होता था। अब उसको यहां पर मैं कैसे रिलेट करूंगा स्टोक लॉ के थ्रू, तो स्टोक लॉ भी कुछ उसी तरह का जो वहां पर एयर ड्रैग यूज करता था वो यहां पर फ्लूइड यूज करता है। तो फ्लूइड के अंदर में कैसे आप इस स्टोक लॉ को डिफाइन करेंगे, वो कैसे हमारे लिए हेल्पफुल होता है, तो उसके अंदर में गिवन था स्टोक लॉ ये कहता है कि मान लो कि भाई हमारे पास में इस कंटेनर के अंदर में फ्लूइड भरा हुआ है, ये फ्लूइड भरा हुआ है, और ध्यान रखना कि आपके जो न्यूमेरिकल्स आते हैं स्पेरिकल बॉल्स को ही लेकर आते हैं, तो आपको ज्यादा वरी होने की जरूरत नहीं है, बॉल ही आपको मिलेगी या फिर स्पेरिकल कोई भी शेप आप लोगों को मिलेगी जो कि इसके अंदर में ड्रॉप की जाएगी। मैं यहां से इस स्पेरिकल बॉल को ड्रॉप कर रहा हूं नीचे की साइड में, और इस पॉइंट पर जब ये एंटर कर रहा है तो इसकी वेलोसिटी जो है v है। थोड़ी देर के बाद में मैंने इसको ऑब्जर्व किया और ये जो है यहां पर पहुंच गया है इस पर्टिकुलर पोजीशन पर, तो इसकी वेलोसिटी मान लेते कुछ है vt, हमने इसको डिफाइन कर दिया। तो ये जो वेलोसिटी इसको चलो बाद में करेंगे, जो नीचे वाला है हमारे पास में, अभी आप यहीं तक समझो जो ऊपर वाला है। पानी लीक हो गया भाई यहां से, तो नीचे नहीं भाई, इसको बंद करो नीचे से, चलो बंद कर देते हैं। तो ये जो वेलोसिटी से नीचे आ रहा है मेरे पास, तो ये जो फ्लूइड है ये क्या करेगा, इसके ऊपर में एक फोर्स लगानी शुरू कर देगा।
फिर से सुनो इसको, कि ये जो फ्लूइड है ये इसके ऊपर में क्या करेगा, एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाने की शुरुआत कर देगा। ध्यान रखना, एक और भी चीज होती है जो ऊपर की तरफ में फोर्स लगाती है, जिसको आप जानते हैं बायोन्सी के नाम से। ये बायोन्सी फोर्स से थोड़ा अलग है। यहाँ पर जो लिक्विड की लेयर्स है ना, वो उसके ऊपर में फोर्स लगाने की कोशिश कर देती है, यानी कि वो एक ड्रैग आता है, उस ड्रैग की वजह से यानी उसके फ्रिक्शन की वजह से उसको क्या करना है, वो धकेलने की कोशिश करता है। तो उसी लिए ये लो डिफाइन किया गया, और उन्होंने कहा कि जो इस लिक्विड के अंदर में अगर ये मेरे पास में नीचे लिक्विड की तरफ में ड्रॉप कर रहा है, जिसकी जो विस्कोसिटी है वो हमने ईटा डिफाइन करी हुई है। अगर पिछले जो क्वेश्चंस थे उनमें हमने विस्कस फ्लो नहीं लिया था, आइडियल फ्लूइड लेके बात करते, तो ईटा जो हमारे पास में वैल्यू थी उसको हम कंसीडर नहीं करते थे। लेकिन यहाँ पर हमें इसकी वैल्यू को कंसीडर करना है, क्योंकि जो ड्रैग आएगा किसके कारण में, उस फ्लूइड के कारण में ड्रैग आ रहा है, यानी उसको खींच रहा है पीछे की साइड में। तो ये कहा गया कि यहाँ पर एक फोर्स लगेगा जो इसको ऊपर की तरफ में धकेलेगा या फिर पीछे धकेलने की कोशिश करेगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, एफ वी से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये जो एफ वी था ये डिफाइन किया गया है कि इक्वल टू -6 पाई ईटा, जो हमारे पास में सरफेस डेंसिटी है वो सॉरी जो विस्कोसिटी है उस लिक्विड की वो यूज करी गई है। इनटू में ये दो चीज ध्यान रखेंगे कि ये बॉडी अगर मेरे पास में आर रेडियस की, जो स्पेरिकल सरफेस है उसका आर रेडियस है, तो ये आर वेलोसिटी लेंगे, और ये जो वेलोसिटी थी, जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर मैं बात करूं तो ये फोर्स इतना होगा। यानी कि अगर यहां पर v वेलोसिटी है, यहां पर आया v2 वेलोसिटी होगी, नीचे आ गया v3 वेलोसिटी होगी, तो हर पोजीशन पर उसकी क्या फोर्स लगेगी, क्या ड्रैग फोर्स वहां पर डेवलप होगा, तो वो ये डिपेंड स्टोक लॉ जो है उसको डिफाइन करता है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है, ये एफवी के बारे में आप लोगों से जानकारी ले ली जाती है। तो ये आर आप लोग ध्यान रखेंगे और वी जो है वो आप लोग ध्यान रखेंगे। अब इसी का एक स्पेशल केस डेवलप करते हैं, ये हमारे पास में क्या कहलाता है, स्टोक्स लॉ कहलाता है। और ये स्टोक लॉ क्या डिफाइन कर रहा है भाई, ये डिफाइन कर रहा है कि कोई भी लिक्विड के अंदर में आप बॉल जो है वो डाल रहे हैं, तो वो उसकी वेलोसिटी तो इंक्रीज होगी, जैसे इस केस में मैंने आपको बताया वेलोसिटी तो इंक्रीज हो रही है, लेकिन उसका चेंज होने का रेट जो है वो हमारा क्या होता चला जाता है, कम होता चला जाता है। और किसके कारण हो रहा है, वो हमारे पास में विस्कस जो आप लोगों ने लिया है विस्कोसिटी के कारण में, यानी कि विस्कस फोर्स के कारण में वो उसकी वेलोसिटी जो है वो कम होती चली जाती है, मतलब उसका रेट ऑफ चेंज है वो कम होता चला जाता है। और कितना कम होगा, कितना फोर्स वहां पे डेवलप हो रहा होगा, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर क्या मैंने वेलोसिटी ली है वो यूज करेंगे, और बॉल का क्या हमने रेडियस यूज किया गया है वो आप लोग इसके अंदर में डिफाइन करते हैं। अब इसका स्पेशल केस क्या बोला गया है कि जैसे मैंने आपको एयर ड्रैग के बारे में बात करी, तो बॉल जो है वो ऊपर से आप लोगों ने नीचे की तरफ में डाली है, तो धीरे धीरे वो क्या करेगी, एक टर्मिनल वेलोसिटी अचीव कर लेगी, एक कांस्टेंट वेलोसिटी वो अचीव कर लेगी, जिसको आप वीटी से डिफाइन करेंगे। तो यहां पर आप लोगों से इसी के बारे में बात करी जाती है कि ये वीटी वेलोसिटी होगी क्या। हालांकि बहुत सारे इसके ऊपर में अगर मैं डेरिवेशन की बात करूं तो बहुत लंबा चौड़ा नहीं है डेरिवेशन, फिर भी मैं आप लोगों को चलो बता ही देते हैं, इसके डेरिवेशन को लेके भी थोड़ा सा और क्लैरिटी आप लोगों को इस टॉपिक के अंदर में आ जाएगी। तो ये बॉल मैं कंसीडर कर रहा हूं यहां पर, तो जब बॉल आप कंसीडर कर रहे हैं तो एक वेट लग रहा है, और वेट कहां पर लग रहा है, उसका नीचे की साइड में लग रहा है, और ये कैसे डिफाइन करेंगे, एम जी से डिफाइन करेंगे। अगर जो बॉल आप लोगों ने यहां पर कंसीडर करी है उसका डेंसिटी जो है मैं सिग्मा डिफाइन कर दूं, सिग्मा डिफाइन कर दिया, सिग्मा डिफाइन कर दिया, ये एम जी हो गया। अब जो लिक्विड के नीचे की तरफ में आ रहा है, तो आपको मैंने बताया था कि जब भी कोई भी बॉडी किसी लिक्विड के अंदर में जा रही है तो वहां पर एक फोर्स डेवलप होगी, और वो कौन सी फोर्स डेवलप होती है, बायोन सी फोर्स डेवलप हो जाती है, यानी कि एफ बी बायोन सी फोर्स डेवलप होगी। लेकिन अब आपने क्या किया, यहां पर एक ईटा डिफाइन किया हुआ इस लिक्विड का, जिसकी डेंसिटी कितनी है, जिसकी डेंसिटी आप लोगों को प्रोवाइडेड है रो, जो डेंसिटी है वो यहां पर आपको रो प्रोवाइडेड है। तो अब ये क्या करेगा, जो फ्लूइड है वो इसके ऊपर में एक ड्रैग लगाएगा, यानी कि स्टोक लो यहां पर फॉलो होगा, और उसकी विस्कोसिटी के कारण में एक ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, और इसको आप क्या बोलेंगे, एफ वी से डिफाइन करते हैं। और क्योंकि ये अपनी एक टर्मिनल वेलोसिटी जो अचीव कर चुका होगा बॉडी जो नीचे पहुंचते पहुंचते, जो कि वीटी से आप लोग डिफाइन करेंगे उस वेलोसिटी को, तो यहां पर फोर्स जो लगेगा उसको आप डायरेक्टली लिख सकते हैं 6 पाई, साइन मैंने क्या यूज किया था, माइनस साइन यूज किया था, तो माइनस साइन अगर मैं नीचे की डायरेक्शन में जा रहा हूं तो उसका अपोजिट, तो अपोजिट मैंने उसकी डायरेक्शन ही दे दी है, तो माइनस लिखने की यहां पर मेरे को जरूरत नहीं है। तो 6 पाई ईटा, आर जो हमने बॉडी ली थी उसका रेडियस हम मान लेते हैं आर है, और जो वेलोसिटी थी वो वेलोसिटी उसने अचीव कर ली है, वो वीटी में डिफाइन कर सकता हूं, या फिर किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे भी आप कैलकुलेट करेंगे तो डायरेक्टली वी से भी आप उसको डिफाइन या डिनोट कर सकते हैं। अब बात करें एमजी को लेकर, तो एमजी कितना लगेगा भाई नीचे की साइड में उसका वेट, तो यहां बोल है, और कैसे डिफाइन करते हैं आप एम को, जो उसकी डेंसिटी होती है वो इनटू में
जो उसका वॉल्यूम होता है उससे डिफाइन करते हैं। तो इस पर्टिकुलर केस के अंदर में m डायरेक्टली हम यूज नहीं कर सकते, हमें डेंसिटी और जो उसका वॉल्यूम है उनका यूज करना चाहिए। तो डेंसिटी कितनी है इस बॉल की, वो हमारे पास में सिग्मा है, और इसका वॉल्यूम कितना है, वो हमारे पास 4/3 पाई आर क्यूब है, और जी हमने रिप्रेजेंट कर दिया, ये आ गया। एफ बी जो था वो कितना रिप्रेजेंट करता है, ये हमारे पास में वी रो जी, इससे डिफाइन करते हैं आप लोग। जब ये पूरी कैलकुलेशन आप लोग करेंगे, ऊपर वाली फोर्स और नीचे वाली फोर्सेस को आप इक्वेट करेंगे, तो आपके पास में जो फाइनल रिलेशन निकल के आएगा वो मैं आप लोगों के सामने लिख दे रहा हूँ। इतना ही आप लोग को ध्यान रखना है इसके अंदर में। ये बेसिक बेसिक चीजें आपको बता दी है, अगर फिर भी आप लोग देखना चाहें तो मैं वो भी करवा देता हूँ आप लोगों को, कि टर्मिनल वेलोसिटी जो है उनको मैं एक तरफ में कर लेता हूँ, या फिर कर दूं 6 पाई ईटा आर वी टी, क्योंकि टर्मिनल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट ने अचीव कर ली है, दैट विल बी इक्वल टू सिग्मा माइनस में रो। इन दोनों इक्वेशंस को, ये नीचे की तरफ में आएगा तो इनको मैं माइनस कर लूंगा, नीचे वाला 4 ज्यादा हमने मान रखा है, सिग्मा ज्यादा मान रखा है, तो मैं नीचे की इसको सिग्मा माइनस में रो की टर्म में डिफाइन कर दूंगा, इनटू में 4 पाई आर क्यूब इनटू में जी। भाई सेम वही है, वॉल्यूम को मैंने उनके मासेस को डिफाइन किया उसके अंदर में, या वॉल्यूम के अंदर में मैं क्या करूंगा, 4/3 पाई आर क्यूब उसका मैं यूज कर लूंगा, वॉल्यूम जो आएगा हमारे पास में। तो ये टोटल टर्म मेरे पास में बन गई, 4 पाई आर क्यूब बाहर आ गया, इनटू में जी आ गया। और जब ये पूरी और इसको फर्दर सोल्व करेंगे आप लोग, तो फाइनल रिजल्ट आप लोग को इसके अंदर में ध्यान रखना पड़ता है, दैट इज इक्वल टू 2/9 ईटा आर स्क्वेयर इंटू में जी, इंटू में सिग्मा माइनस में रो। ये फॉर्मूला आपको रात को 12 बजे भी याद होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। डायरेक्टली इस फॉर्मूला से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कई बार तो ये फॉर्मूला भी पूछ लिया गया। अब इसमें टर्म्स जो है उनके ऊपर में ध्यान दीजिएगा। 2/9 तो हमारे पास में कांस्टेंट हो गया, और ईटा जो है वो हमारे पास विस्कोसिटी हो गई है, और विस्कोसिटी किसकी होगी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जो लिक्विड आप लोगों ने यूज किया था। आर स्क्वायर क्या हो गया, जो बॉल थी उसका रेडियस कितना है, जी हमारे पास में आ गई जो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। सिग्मा जो बॉल का जो हमारे पास में डेंसिटी है वो यूज करेंगे, क्योंकि उसकी डेंसिटी ज्यादा है तभी तो नीचे की तरफ में जा रही है ना, इसलिए मैंने बताया कि सिग्मा जो हमारे पास में उसको हम ज्यादा रखते हैं एज कंपेयर टू जो लिक्विड का आपका रो है, यानी कि जो रो जो फ्लूइड आपने भरा हुआ है उसका रो कम लेंगे, और सिग्मा जो हमारे पास में ज्यादा होता है। तो फाइनल जो रिजल्ट टर्मिनल वेलोसिटी का निकल के आएगा वो हमारे पास में ये निकल कर आएगा। तो आप लोगों को ये बिल्कुल कंठस्थ हो जाना चाहिए। कई बार ये एक ग्राफ भी पूछ लिया जाता है टर्मिनल वेलोसिटी को लेके। ये कौन सी वेलोसिटी है, ये टर्मिनल वेलोसिटी है, जो आपको मैंने यहाँ बताया था ना कि ए ड्रैग के कारण में वो वेलोसिटी अचीव कर लेता है, लेकिन यहाँ पर वो ड्रैग किसकी वजह से आ रहा है, जो फ्लूइड के अंदर में लेयर्स बनी है जो फ्रिक्शन उसको दे रही है, उनकी वजह से ही आ रहा है। तो उनकी वजह से आने की वजह ये क्या हो गया, एक टर्मिनल वेलोसिटी अचीव कर लेगा। तो फाइनली कितनी वो वेलोसिटी अचीव कर सकता है, ताकि वो कांस्टेंट वेलोसिटी यानी कि उसका रेट ऑफ चेंज है वो कांस्टेंट हो जाए। तो ये कहता है कि वो कांस्टेंट वेलोसिटी अचीव कर लेगा एक पर्टिकुलर केस में जाके, और वो कुछ इस तरह का होगा, एक्सपोनेंशियल टाइप का, यानी कि एक पर्टिकुलर केस के अंदर में ये लगभग लगभग 99.99% जो हमारे पास में वीटी है उसको ये अचीव कर लेगा, जो फाइनल वेलोसिटी है उसको ये अचीव कर लेगा। तो ये ग्राफ भी आप लोग को ध्यान रखना है, कुछ टाइम के बाद में जाकर वो ये ग्राफ इस तरह से बनता है। यहाँ पर हमारी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी हो जाएगी, ये जो वेलोसिटी इसको टर्मिनल वेलोसिटी के नाम से जाना जाता है। तो ये कुछ इसके अंदर में अच्छे कॉन्सेप्ट थे जो स्टोक लो वगैरह से लेकर, और ये किस तरह से हमारे पास इसको डिफाइन करते हैं। ये बेसिकली स्टोक लो था, इसका एप्लीकेशन हमने यहाँ पर यूज किया। अगर मैं नॉर्मल ये यूज नहीं करता तो क्या थी मेरे पास में, एक दो बायोन्सी फोर्स थी और इसका वेट था। लेकिन आपको समझ में आता है कि एक लिक्विड के अंदर में आप बॉल को डाल रहे हैं, तो उसका वाटर का ड्रैग भी तो आएगा, यानी कि पीछे की तरफ में खींचेगा भी वो। क्यों, क्योंकि स्टोक ने बोला कि अगर एक लिक्विड है उसके पास में कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, तो उसको पीछे की तरफ में खींचने की कोशिश करेगा, यानी उसकी जो लेयर्स हैं उसके मोमेंट का अपोज करने की कोशिश करेंगे, तो उसकी वजह से एक ड्रैग आ जाएगा, फ्लूइड ड्रैग भी हम इसको नाम दे देते हैं, तो वो ऊपर की तरफ में इसको खींचेगा। तो ये फाइनली जो आपके पास में निकल के आएगा वो रिजल्ट आप लोग को ध्यान रखना है टर्मिनल वेलोसिटी का, वीटी दैट विल बी इक्वल टू दिस वन। और इसके ऊपर में अच्छे तरह के कुछ न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं। चलिए एक दो न्यूमेरिकल्स हम इसको सोल्व कर लेते हैं जो आपके पीछे के एग्जाम्स के अंदर में आए हुए हैं। तो क्वेश्चन है वो आप लोग नोट कीजिएगा, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें कहा गया है, इसी की टर्मिनल वेलोसिटी उसी के ऊपर में बोला गया है। क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ द टर्मिनल स्पीड ऑफ द स्पीयर, टर्मिनल स्पीड या वेलोसिटी कुछ भी बोल दे कोई उसे इफेक्ट नहीं है आपको, ऑफ ए स्पीयर, क्योंकि वो एक लीनियर सेम हमारे पास में सिंगल स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है, तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। स्पीयर ऑफ गोल्ड, यानी कि जो गोल्ड है उसका जो डेंसिटी आप लोग को दिया गया है, डेंसिटी यानी कि गोल्ड का जो डेंसिटी है दैट इज इक्वल टू 19.5 kg पर मीटर क्यूब दिया गया है, इज 0.2 मीटर सेकेंड इन ए विस्कस लिक्विड।
एक कोई विस्कस लिक्विड लिया गया है जिसकी डेंसिटी आप लोग को दी गई है 1.5 kg पर मीटर क्यूब। अब ये बोल रहे हैं कि फाइंड द टर्मिनल स्पीड ऑफ ए स्पीयर ऑफ द सिल्वर। कह रहा है कि फाइंड द टर्मिनल वेलोसिटी या फिर स्पीड ऑफ सिल्वर, यानी कि सिल्वर को आप दोबारा से उसके अंदर में क्या कर रहा है, वो ड्रॉप कर रहा है। सिल्वर जिसकी डेंसिटी आप लोग को दी गई है, डेंसिटी गिवन है आपके पास में 10.5 kg पर मीटर क्यूब, ये दी गई है। ऑफ द सेम साइज, ऑफ द सेम साइज, सेम साइज का उसके अंदर में यूज किया गया है और सेम लिक्विड यूज किया गया। आप क्वेश्चन समझ गए होंगे जो मैंने यहां पर लिखा आप लोगों के सामने। इसमें बेसिकली ये बोला गया है कि कोई आपके पास में एक कंटेनर था, उसमें सबसे पहले एक गोल्ड की बॉल है वो नीचे डाली गई है, जिसका रेडियस हम आर मान लेते हैं। तो ये नीचे डाली गई है जिसकी डेंसिटी आप लोग को गिवन है ये, और लिक्विड है उसकी डेंसिटी भी आप लोग को गिवन है, ये वाली हो गई है। यानी आपको मिल गया है रो, मिल गया है, सॉरी रो ये मेरे पास में ये मिल गया है, और ये क्या मिल गया, उसका सिग्मा मिल गया। अब कह रहा है कि इसी लिक्विड के अंदर में सेम जो लिक्विड आप लोगों ने यूज किया है, इसमें अब क्या डाल दिया गया है, सिल्वर की बॉल है वो डाल दी गई है। तो उसकी कितनी टर्मिनल वेलोसिटी होगी, ये चीज आपको इसके अंदर में फाइंड आउट करनी है। तो चलो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट इसके इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है ये, आप एक बार ट्राई कीजिएगा इसको। तो इसको मैं सोल्व कर देता हूं, आप अपने सॉल्यूशन मैच कर लेंगे। हमें पता है कि जो टर्मिनल वेलोसिटी होती है किसी भी इंस्टेंट के ऊपर में हम देखें, मतलब जो फाइनल जो वो अचीव कर लेता है उस लिक्विड के अंदर में, दिस इज गिवन बाय 2/9 इंटू में, और यहां पर रिलेशन आता है आर स्क्वेयर इंटू में जी, और ये होता है सिग्मा रो माइनस में सिग्मा, या फिर सिग्मा माइनस रो, जो भी आपको साइन वगैरह का चेंज आएगा तो कोई इतना बड़ा इशू है नहीं इसके अंदर में। हमें सिर्फ उसकी वैल्यू से मतलब है इसके अंदर में, तो ईटा यहां पर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो अब देखो इसके अंदर ये 2/9 है वो कांस्टेंट है, इसका मेरे लिए कोई यूज नहीं है। बेसिकली इस तरह की जो अप्रोच होती है ना कि जब एक से निकाल के दूसरा उसके अंदर में डाल रहा है, तो हमें रेशो वाला जो कॉन्सेप्ट है वो यूज करना चाहिए। हमें सारी वैल्यूज के साथ में नहीं मैच करना चाहिए उसको, हर एक बार उसके जो कांस्टेंट टर्म है उनको बाहर निकाल लो। सेम साइज का था तो ये आर भी दोनों के अंदर में सेम होगा, तो आर स्क्वायर मेरे पास में आ गया, जी भी कांस्टेंट रहेगा, ईटा भी उसके अंदर में कांस्टेंट रहेगा, यानी कि चेंज क्या हो रहा है, वो सिग्मा और रो उसके चेंज हो रहे हैं उसके अंदर में, सॉरी सिग्मा, हाँ ये मेरे पास में हो गया। तो वीटी जो है बेसिकली वो डिपेंड किसके ऊपर में कर रहा है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सिग्मा माइनस रो के ऊपर में, जो हमने यहाँ पर डेंसिटी ली गई है। तो आप ग्लास के लिए जो गोल्ड था उसके लिए बात करें, तो गोल्ड के लिए वैल्यू कितनी हो जाएगी 19.5, और इसके अंदर में हमने क्या माना था, सिग्मा को हमने दूसरी बोल का मान रखा है ना, क्या मान लिया भाई हमने, अच्छा सिग्मा को हमने दूसरी बोल मानी है, तो कोई इशू नहीं, इसके अंदर में आप चेंज कर लेंगे भाई, थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है। सिग्मा माइनस में रो हमने डिफाइन किया हुआ है, तो जो हमने पढ़ा था उसके अंदर में भी, तो यहाँ पे मैं वही कर देता हूँ। तो फाइनली जो रिलेशन आप लोग के सामने बन के आ रही है कि वी गोल्ड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मेरे पास में किस पे, जो सिग्मा माइनस रो का जो रिलेशन है उसके ऊपर में। तो ये वीटी, तो गोल्ड के लिए कितनी आ जाएगी, ये गोल्ड के लिए आ गई, सिग्मा कितना है 19.2 है, 19.5 आप लोग को क्वेश्चन में गिवन है, ये हो गया। और रो जो था उसकी वैल्यू कितनी है 1.5 हो गई है। जब नीचे डिनोमिनेटर में आप बात करेंगे तो वेलोसिटी ऑफ द सिल्वर उसी लिक्विड के अंदर में, तो मैं इसको डिवाइड कर दूं, तो यहां पर डिवाइड करेंगे तो आपके पास में गोल्ड सिल्वर की कितनी है डेंसिटी, वो 10-5 है, 10.5 है, और इसकी हमारे पास में 1.5 आ गई है। तो फाइनली जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ऊपर आ जाएगा मेरे पास में 18, नीचे आ गया 9, तो ये जो रिलेशन निकल गया है वो आएगा 2, यानी कि जो गोल्ड के अंदर में थी, पूछा क्या गया है कि सिल्वर के अंदर में कितनी है, तो रिलेशन आप सेटअप करें तो ये आ गया ट्वाइस ऑफ वी है, सिल्वर आ गया। लेकिन पूछा गया सिल्वर की, तो वेलोसिटी ऑफ द सिल्वर यानी कि टर्मिनल वेलोसिटी इन द सिल्वर, तो ये आ गया Vg/2, ये आपके पास में रिलेशन निकल कर आ गया। और Vg कितना गिवन था क्वेश्चन के अंदर में, वो गिवन था 0.2 गिवन था, तो आप डायरेक्ट इस वैल्यू को इसके अंदर पुट डाउन करें, तो ये वैल्यू पुट डाउन करेंगे 0.2 डिवाइड बाई 2, तो आपके पास में रिलेशन आया 0.1 मीटर पर सेकंड। तो इस तरह से आपको अपनी अप्रोच जो है इन क्वेश्चंस की रखनी होती है। बेसिक अप्रोच ये ध्यान रखेंगे कि जब भी दो फ्लूइड उसके अंदर में मिक्स कर रहा है, यानी कि सेम फ्लूइड है, दो अलग अलग चीजें उसके अंदर में डाल रहा है, तो आप रेशो वाले तरीके से जाएं, आप इनको सोल्व करेंगे, एक एक को वैल्यूज को पुट डाउन करेंगे, तो आपके पास में ना तो आर पता है ना जी, ना तो आर पता है ना ईटा पता है, तो ऐसे केस में आप यहां पर इनको रेशो करेंगे तो ये वैल्यू जो कॉमन है वो कट जाएंगे, यानी कि फाइनली हमारी जो रिलेशन है वो इनके डिफरेंस के ऊपर में डिपेंड कर रही है। तो हम उसी का यूज किया, और डिफरेंस गोल्ड का हमने ले लिया और जो नीचे सिल्वर था उसका ले लिया, दोनों के बीच में रिलेशन हमने सेटअप कर दिया। तो यहाँ पर हम जो हमारा सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी था वो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे तो हम बाद में इन चैप्टर्स के देख लेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर में, जो भी आपको सीट प्रोवाइड करी गई है आप उनको टाइमली अपने अटेम्प्ट करते रहिएगा, और
जो भी क्वेश्चंस आप लोग करते जा रहे हैं, तो जो भी टॉपिक आप लोग पढ़ते जा रहे हैं एटलीस्ट उनका एक दो बार रिवीजन जरूर करते रहें, क्योंकि लंबा टाइम होने के बाद में वो जो पाइल अप हो जाएगा आप लोगों का जो कंटेंट है, तो फिर आप लोग को परेशानी होनी शुरू हो जाएगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। थैंक यू सो मच।